मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज शीत युद्ध पर ही चर्चा करने आगे। हम शीत युद्ध की प्रगति के विषय में चर्चा कर रहे थे। इसमें दो कालखंडों का हमने अध्ययन किया था। पहला था 1946 से 1953 और दूसरा था 1953 से 1958। इस अवधि में जो घटनाएं घटी उन घटनाओं की हमने चर्चा संक्षिप्त में की थी। अब आगे तीसरे कार्यकाल को देखें, 1959 से 1962। इस अवधि में कौन कौन सी घटनाएं घटी और उन घटनाओं ने शीत युद्ध से किस प्रकार से प्रभावित किया, देखें। सबसे पहले ख्रुश्चेव की अमेरिका की यात्रा। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई। उसके बाद ख्रुश्चेव प्रधानमंत्री बना। ख्रुश्चेव साम्यवादी दल का महासचिव भी बना। तो सोवियत संघ में जो व्यक्ति साम्यवादी दल का महासचिव होता था वही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता था, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में रहे, चाहे वह राष्ट्रपति के रूप में रहे। लेकिन साम्यवादी दल का महासचिव सोवियत संघ का सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल होता था। तो ख्रुश्चेव ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने की दृष्टि से अमेरिका की यात्रा की। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात हुई, दोनों ने आपसी वार्ता की और पारस्परिक वार्ता के बाद यह तय हुआ कि मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग लेंगे। दोनों के बीच परस्पर बढ़िया बातें हुई, आदान प्रदान हुआ, एक अच्छा माहौल बना और दोनों नेताओं ने यह तय किया। इस बीच दूसरी घटना घटी, U-2 विमान कांड। इस शीत युद्ध के पहले भाग के व्याख्यान में थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप उसको सुधार सकते हैं। U-2 विमान कांड के बारे में मैंने 1954 बताया था, यह 1954 नहीं है, 1960 है और तारीख है 1 मई 1960। हुआ ये कि पाकिस्तान के पेशावर सैनिक अड्डे से एक अमेरिकी विमान सोवियत संघ के ऊपर उड़ने लगा। वह जासूसी विमान था और वह पायलट अपने विमान से सोवियत संघ की संग्रहों का, सैनिक संग्रहों का, उसके सैनिक अड्डों का, उनके सैनिकों की स्थिति के बारे में ये सब चीजों की फोटो लेने लगा। जैसे ही सोवियत संघ को पता चला कि विमान उड़ रहा है हमारे आकाश में और बिना अनुमति के उड़ रहा है, सोवियत सेना ने मिसाइल दागा और एरोप्लेन को गिरा दिया। और सोवियत संघ का सौभाग्य कहिए, अमेरिका का दुर्भाग्य कि पायलट जिंदा बच गया। उसके बाद फिर उस पायलट को पकड़ करके सोवियत सेना ने साम्यवादी यातना देना शुरू किया। पायलट ने सब चीज बता दिया कि मैं अमेरिका का सैनिक हूं, अमेरिका का फ्लाइट अधिकारी हूं, मैं पेशावर से उड़ा था और मेरा काम था सोवियत संघ की सीमा में घुस करके उसके सैनिक अड्डों का, उसके सैनिक संग्रहालयों का पूरा पता लगाना, उसका फोटो खींचना और अपनी आकाओं को देना। इसलिए मुझे यहां पर भेजा गया था। सोवियत संघ खुश हुआ, चलो एक आदमी जब पकड़ आया। इसके बारे में ख्रुश्चेव ने ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं किया। इसके 15 दिन के बाद 16 मई 1960 को पेरिस में शिखर सम्मेलन होने वाला था। आइजनहावर आया अमेरिका से, सोवियत संघ से ख्रुश्चेव पहुंचा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल पेरिस में चारों एकत्र हुए। जब ख्रुश्चेव वहां पर पहुंचा तो उसने मैकमिलन और डी गॉल से हाथ तो मिलाया, लेकिन जब आइजनहावर ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए
तो खुश्चेव ने न केवल हाथ मिलाने से इंकार किया, अपितु इतनी बुरी तरह से चीखा उस पर कि तुम मेरे सोवियत संघ के विरुद्ध जासूसी करते हो, यह कह करके इतनी बुरी तरह से चीखा कि ऐसा हमारा बेचारा मानो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। और उसने यह भी बोल दिया कि मैं अपना निमंत्रण, सोवियत संघ आने का निमंत्रण वापस लेता हूं, तुमको मेरे सोवियत संघ आने की जरूरत नहीं है। पेरिस शिखर सम्मेलन जिस उद्देश्य से बुलाया गया था वह सम्मेलन ही नहीं हुआ, और इस प्रकार से इस U-2 विमान कांड ने शीत युद्ध में बहुत ज्यादा वृद्धि की। दोनों देशों के बीच जो एक तनाव शिथिलता आ गई थी, फिर से तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। फिर आगे देखिए, इसके बाद 1959 में क्यूबा की घटना पर थोड़ी सी चर्चा करें। क्यूबा प्रशांत महासागर का एक द्वीप समूह है। वहां पर क्यूबा में सोवियत संघ की सहायता से साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। फिडेल कास्त्रो वहां के मुखिया बने। यह घटना है 1959 की। और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गई तो क्यूबा को अमेरिकन आक्रमण का डर लगने लगा। स्वाभाविक है। अब अमेरिका इसको कैसे सहन कर सकता था कि अमेरिकन क्षेत्र के आसपास कोई साम्यवादी देश स्थापित कैसे हो जाएगा। इस प्रकार से डर होने के कारण सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा का सैनिकीकरण करना शुरू किया। क्यूबा का सैनिकीकरण, वहां पर उसने सैनिक अड्डे बना लिया और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, टैंक, तमाम चीजें क्यूबा को उसने सप्लाई करना शुरू किया। फिर 1962 आया। अमेरिका को जानकारी मिली कि सोवियत संघ से बहुत बड़ा जहाज पूरा युद्ध के अस्त्र शस्त्र लेकर के क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। इस समय तक अमेरिका में केनेडी आ चुके थे, जॉन एफ केनेडी। अमेरिका के जो प्रमुख राष्ट्रपति अभी तक हुए, इन प्रमुख राष्ट्रपतियों में केनेडी का भी नाम लिया जाता है। और केनेडी के शासनकाल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम काल कहा जाता है आंतरिक नीति और विदेश नीति के क्षेत्र में। लेकिन वो केवल 3 वर्ष रह पाए। 1963 में उनकी हत्या हो गई। तो केनेडी को पता चला कि सोवियत संघ से जहाज आ रहा है क्यूबा का शस्त्रीकरण करने के उद्देश्य से। केनेडी वार रूम में बैठ गया। उसने अपनी नौसेना को आदेश दिया कि जैसे कि क्यूबा की नाकेबंदी करो, मतलब क्यूबा से कोई भी चीज बाहर न जाने पाए और बाहर की कोई चीज क्यूबा तक पहुंच न पाए। दुनिया वालों ने देख लिया। दुनिया वालों को आशंका होने लगी, नेताओं को बड़ी शंका होने लगी कि अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है क्यूबा की, सोवियत संघ के जहाज आएंगे और इधर अमेरिका के जहाज टकराएंगे, कहीं विश्व युद्ध न हो जाए। और यह घटना है अक्टूबर 1962 की। पूरी दुनिया का अटेंशन इस घटना पर केंद्रित हो गया और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए चीन ने इसी अक्टूबर में भारत पर आक्रमण किया था। अवसर मत चुको चौहान, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ तो दोनों क्यूबा में फंसे हुए हैं। तो चीन की ओर कौन देखेगा, चीन को कौन रोकेगा। ये तो बिल्कुल वार में बैठ गया केनेडी। जैसे ही सोवियत संघ के जहाज दिखे मुझे बताना, मुझे सूचना देना, मैं तत्काल फायर करने का आदेश दूंगा। लेकिन अंतिम समय में, अंतिम क्षण में दोनों नेताओं ने समझदारी से काम लिया। सोवियत संघ ने कहा हमें क्यूबा की सुरक्षा की आवश्यकता, क्यूबा की साम्यवादी व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की आवश्यकता थी। हमें क्यूबा का शस्त्रीकरण करना नहीं था। इस घटना में कौन जीता कौन हारा? इस घटना में सोवियत संघ जीता, क्योंकि सोवियत संघ का उद्देश्य था क्यूबा में साम्यवादी व्यवस्था बनी रही। भले ही सोवियत संघ के जहाज वापस चले गए,
लेकिन कैनेडी या अमेरिका क्यूबा की साम्यवादी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, समाप्त नहीं कर पाए, और यह लाल दिया अभी भी क्यूबा में टिमटिमा रहा है। लाल दिया का मतलब लाल रंग जो है साम्यवाद का प्रतीक है। लाल दिया अभी भी क्यूबा में टिमटिमा रहा है। ये क्यूबा संकट था। अब अगला कार्यकाल, अगला प्रगति का चौथा है 1963 से 1976 तक। कैनेडी के आते ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव शैथिल्य का वातावरण शुरू हुआ। भले ये क्यूबा की घटना घटी थी और क्यूबा की घटना के कारण दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन इस एक घटना को छोड़ने के, इस एक घटना के अलावा दोनों देशों के बीच एक तनाव शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हुई। ख्रुश्चेव 1963 में कैनेडी सोवियत संघ की यात्रा पर गए और दोनों नेताओं के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संपन्न हुआ जुलाई 1963 में। इस संधि में यह व्यवस्था की गई कि जल, थल और वायु, इन तीनों स्थानों पर परमाणु परीक्षण नहीं किए जा सकेंगे। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। परमाणु परीक्षण 4 प्रकार का होता है: जल, थल, वायु और भूमिगत। इस संधि के अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसीलिए भारत ने अभी तक जितने भी परमाणु परीक्षण किए हैं, ये सब भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। तो सोवियत संघ और अमेरिका ने सिग्नेचर किया। इसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि को अच्छा समर्थन विश्व स्तर पर प्राप्त हुआ। फिर हॉटलाइन की स्थापना हुई। हॉटलाइन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच टेलीफोन लाइन की स्थापना हुई और यह व्यवस्था की गई कि दुनिया में कहीं भी कोई संकट आया तो दोनों नेता सीधे एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि उस संकट का समाधान किया जा सके। तनाव शैथिल्य, कैनेडी और ख्रुश्चेव के समय तनाव शैथिल्य आया। इसके बाद हुआ ये कि उधर कैनेडी की हत्या हो गई सितंबर 1963 में और 1964 में इसके कुछ ही महीनों के बाद ख्रुश्चेव को पद से निष्कासित कर दिया गया और उसके स्थान पर आए सोवियत संघ में ब्रेजनेव और बुल्गानिन। ब्रेजनेव राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में साम्यवादी दल के महासचिव थे। ख्रुश्चेव गए, ब्रेजनेव बुल्गानिन की जोड़ी आई। अब इसके बाद 1968 एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ, अणु अप्रसार संधि। इसके अंतर्गत पक्षपातपूर्ण व्यवस्था की गई। पक्षपातपूर्ण व्यवस्था क्या थी इसमें? कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं वे दूसरे देशों को जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है परमाणविक तकनीक की जानकारी नहीं देंगे। दूसरा प्रावधान था, जो देश परमाणु शक्ति से हीन है, जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है, वे परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे और परमाणविक तकनीक प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वाह, अकेले खा गए मीठा और जब दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हम भी खाएंगे तो आप मना कर रहे हैं। तुम पहले मीठा खाना छोड़ो ना। तो इस प्रकार से यह संधि जब हुई, दुनिया के विभिन्न देशों ने इसको अपना समर्थन दिया, अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि यह संधि पक्षपातपूर्ण था। अमेरिका आदि 5 देश चाहते थे कि हमारा वर्चस्व बना रहे, हम 5 के साथ कोई छठवां न आने पाए।
और छठवां देश था भारत। 1974 में उसने परमाणु विस्फोट किया, भूमिगत परमाणु विस्फोट किया पोखरण में। तब महात्मा बुद्ध पहली बार मुस्कुराए थे, ये उसका कोड वर्ड था। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध मुस्कुराए, स्माइल्स। तो 1968 में यह आणविक अप्रसार संधि संपन्न हुआ दोनों महाशक्तियों के बीच। अन्य महाशक्तियां भी इसमें सम्मिलित हुई। विभिन्न देशों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। आज तक हस्ताक्षर नहीं किया है, और भारत की देखा था कि पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। इसके बाद कुछ घटनाएं घटी। अरब इसराइल युद्ध 1967। अरब इसराइल युद्ध में अरब देशों का साथ सोवियत संघ देता था, इसराइल का साथ हमेशा की तरफ अमेरिका देता था। दोनों देश इन देशों को अस्त्र शस्त्रों को सप्लाई करते थे, और इधर दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहते थे। यही तो किया इन महाशक्तियों ने कि हम अस्त्र शस्त्र दे रहे, तुम लड़ो, तुम लड़ो, मरो, बर्बाद हो, खर्चा करो, जो करना है करो, हमारे से जितना अस्त्र शस्त्र चाहिए सब मिल जाएगा। यही तो स्थिति है। इस पूरी अवधि में कहीं पर भी अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं टकराए। यदि सीधे टकराते तो निश्चित रूप से अणुबम का फिर से प्रयोग हो सकता था, लेकिन दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, यही तो राजनीति है। तो अरब इसराइल युद्ध हुआ 1967 में। इसके पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान, तो देखिए पाकिस्तान की चाल, पाकिस्तान अमेरिकन गुट का सदस्य था। जब युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने अमेरिका से मांग की कि इस युद्ध को, इस आक्रमण को सीटो संगठन के एक सदस्य राष्ट्र पर हुआ आक्रमण माना जाए, और मुझे अमेरिका आदि सभी देश, सीटों के सभी देश मेरी सहायता करें भारत के विरुद्ध। लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, सीटो नाटो सेंटो में प्रावधान है, साम्यवादी आक्रमण होने पर तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और इस प्रकार से पाकिस्तान की यह गुहार अमेरिका ने नहीं सुनी। तो 1965 का ये युद्ध था। इसके बाद वियतनाम युद्ध हुआ। वियतनाम युद्ध बहुत लंबे समय से चला, 1945 से लेकर 1975 तक। और केनेडी की हत्या के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति बने लिंडन बी जॉनसन। लिंडन बी जॉनसन ये राष्ट्रपति बने, और जॉनसन के समय में वियतनाम युद्ध में बहुत ज्यादा तेजी आई। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अतिरेक हो गया। एक तरफ सोवियत संघ की सहायता से उत्तर वियतनाम, दूसरी तरफ अमेरिका की सहायता दक्षिण वियतनाम को। बहुत ज्यादा तेजी आई। अमेरिका जैसा राष्ट्र था इसलिए वो बच गया, दूसरा राष्ट्र होता तो पूरा बर्बाद हो जाता। इतना ज्यादा अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में खर्चा किया था। और इसके बाद फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ बांग्लादेश के संदर्भ में। इसकी चर्चा भारत की विदेश नीति के संदर्भ में करेंगे बहुत डिटेल में। तो 1971 के इस युद्ध में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी बनी थी, और ये दोनों देश पाकिस्तान के संदर्भ में भारत को धमका रहे थे। भारत को एक मित्र की आवश्यकता थी, विश्वस्त मित्र की आवश्यकता थी। और इस समय तक भारत सोवियत संघ के बीच बहुत अच्छा मैत्री संबंध स्थापित हो चुका था। और फिर अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक सुरक्षा मैत्री संधि संपन्न हुई। तो सुरक्षा मैत्री संधि तो संपन्न हुई, लेकिन दुनिया के विभिन्न विश्लेषकों, राजनीतिक विश्लेषकों ने, अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों ने जो भारत का हमेशा विरोध करते थे, उन्होंने ये कमेंट्स किया कि भारत की इस संधि के बाद, सोवियत संघ से इस प्रकार की संधि किए जाने के बाद भारत ने अपने कूटनीतिकता की नीति को तिलांजलि दे दी है। लेकिन श्रीमती गांधी और भारत का कहना था भारत अभी भी कूटनीतिक है। क्यों?
नाटो सीटो सेंटो पैक्ट या वार्सा पैक्ट में यह प्रावधान है कि यदि अमेरिकन सैन्य संगठनों के संदर्भ में देखें, यदि इस अमेरिकन सैन्य संगठनों के किसी राष्ट्र के ऊपर कोई साम्यवादी आक्रमण होगा तो दुनिया के सब राष्ट्र मिलकर के यह समझेंगे कि हम पर आक्रमण हुआ है और उस आक्रमण का प्रतिकार करेंगे, वह राष्ट्र चाहे या न चाहे। इसी प्रकार से वार्सा पैक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान था कि यदि इन वार्सा पैक्ट के सदस्य राष्ट्रों के ऊपर कोई पूंजीवादी आक्रमण होता है तो इसे सभी राष्ट्र अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और उस आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, और पीड़ित राष्ट्र सहमत हो चाहे ना हो। लेकिन भारत सोवियत संघ सुरक्षा मैत्री संधि में यह प्रावधान था कि यदि इन भारत और सोवियत संघ इन दोनों में से किसी भी एक राष्ट्र पर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तो दोनों देश मिल बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे, सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, विचार विमर्श करके आवश्यक कदम उठाएंगे। और इस प्रकार से भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति बरकरार रही और भारत को एक विश्वस्त मित्र मिल गया। तो इन सभी घटनाओं ने, इन सभी युद्ध की घटनाओं ने शीत युद्ध को और अपने चरम सीमा तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता हो गया 1970 में। पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर में पूंजीवादी व्यवस्था, उस पश्चिमी जर्मनी का सोवियत संघ के साथ एक समझौता हो गया 1970 में और सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता प्रदान कर दी। इसी प्रकार से पूर्व और पश्चिमी जर्मनी के बीच भी समझौता हो गया, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी दोनों के बीच समझौता हो गया, दोनों के बीच एक अच्छा वातावरण बना क्योंकि दोनों तो जर्मन थे। तो जब अमेरिका और सोवियत संघ ने चाहा तब दोनों के बीच समझौता हो गया। और इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में भी समझौता हो गया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी। 1962 में दोनों के बीच एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद मिस्र और इजराइल के बीच समझौता हो गया 1975 में, क्योंकि 1973 के युद्ध में अरब देशों ने तेल को एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। और तेल के मामले में तो अरब देश धनी हैं, संपन्न हैं। जब अमेरिका आदि देश हमेशा इजराइल का समर्थन करने लगे तो अरब देशों ने यह घोषणा की कि अब से पश्चिमी देशों को तेल भेजना बंद। तो पूरे यूरोप में तो हाहाकार मच गया। और तब अमेरिकन विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर ने ढरकी या सटल डिप्लोमेसी की नीति अपना करके बार बार मिस्र और इजराइल बार बार यात्रा करके सैकड़ों बार यात्रा की दोनों देशों की, और उन्होंने एक वातावरण बनाया। दोनों के बीच 1975 में समझौता हो गया। मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल ने मिस्र को मान्यता दी। दोनों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो गया। तो इन विभिन्न घटनाओं से शीत युद्ध की बर्फ धीरे धीरे करके पिघलने लगी। एक अंतरराष्ट्रीय वातावरण थोड़ा सा अच्छा होने लगा। अब आगे देखें 1905वां काल 1979 से 1989, 79 to 89। इस अवधि में जो घटना घटी, सबसे पहली घटना है अफगान संकट, दिसंबर 1979। अफगानिस्तान में अमीन की सरकार थी, अमीन राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ ने अपना प्रभाव विस्तारित करने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और वहां पर करमाल को, जो सामवादी नेता था, उसको अपना कठपुतली सरकार बनाकर बिठा दिया। इस घटना का दुनिया के सब देशों ने एक स्वर से विरोध किया, लेकिन सोवियत संघ अफगानिस्तान में जमा रहा। दुनिया भर में इस प्रकार का जब विरोध हुआ, 1980 में मॉस्को में ओलंपिक खेल हुए और इस खेल में दुनिया के सब पश्चिमी देशों ने इसका बहिष्कार किया।
सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हस्तक्षेप के विरोध में। और उस थोड़ा सा आपको बताऊं, उस ओलंपिक खेल में भारत को लंबे समय के बाद हॉकी में गोल्ड मेडल मिला। कैसे गोल्ड मेडल मिला? क्योंकि जितने भी कंपटीटर थे वो तो सबके सब बहिष्कार कर रहे थे। छोटे छोटे देश थे, इन छोटे छोटे देशों के साथ खेल करके भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिल गया। क्योंकि पाकिस्तान भी इसका बहिष्कार कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन गुट का सदस्य राष्ट्र था। तो अफगानिस्तान संकट, इसके बाद ईरान इराक युद्ध 1980 से 1985। ईरान में खुमैनी, इराक में सद्दाम हुसैन। दोनों के अहम का परिणाम था ईरान इराक युद्ध। दोनों के पास खूब संपत्ति थी, खूब अकूत संपत्ति थी, और दोनों नेताओं के अहम ने ईरान इराक को युद्ध में झोंक दिया। दोनों बर्बाद हो गए। 1980 से 1988 तक लगातार 7-8 साल तक युद्ध चला। एक को अमेरिका का समर्थन, दूसरे को सोवियत संघ का समर्थन। तुम लड़ो, हम अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। न कोई जीता न कोई हारा, लेकिन मजा होगा अमेरिका और सोवियत संघ का, क्योंकि उनको बढ़िया खरीदार मिल गया था। लेकिन यह भी शीत युद्ध का अखाड़ा हुआ। फिर है पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति। रोनाल्ड रीगन 1981 में राष्ट्रपति बने। लिंडन बी जॉनसन के बाद निक्सन बने राष्ट्रपति। निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ा। जेराल्ड फोर्ड बने। जेराल्ड फोर्ड 1976 तक रहे। जेराल्ड फोर्ड के बाद जिमी कार्टर आए 1977 से 1980 तक। 1981 में रोनाल्ड रीगन आए। रोनाल्ड रीगन ने आते ही उसने क्या किया, इस न्यूट्रॉन बम बनाने की घोषणा की। न्यूट्रॉन बम दुनिया का सबसे खतरनाक बम, एक बम से पूरी दुनिया खत्म। तो पत्रकारों ने पूछा सोवियत संघ से, अमेरिका न्यूट्रॉन बम बना रहा है, आप चुपचाप हैं। सोवियत संघ ने कहा उसका इलाज हो चुका है। देखिए कितना गुपचुप तरीके से सोवियत संघ अपना कार्यक्रम तय करता है। सोवियत संघ का कहना था कि न्यूट्रॉन बम तो अमेरिका अभी बना रहा है, हम तो कई साल पहले, कई वर्ष पहले इसको बना चुके हैं, हम इसकी चिंता नहीं करते। तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान आपूर्ति करने की घोषणा की, $3.2 अरब का। और यह पैसा सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिला था। इस घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उस समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो भारत ने फिर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के साथ समझौता करके इंग्लैंड से मंगा लिया जगुआर, फ्रांस से बुला लिया मिराज। और इस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों की होड़ भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से शुरू हो गई, क्योंकि F-16 का मुकाबला करने के लिए उस जमाने में संभवतः दुनिया में कोई दूसरा विमान नहीं था। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष जून 1982 में हुआ। फिलिस्तीन के लड़ाकू क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, और ये फिलिस्तीनी गुरिल्ले लेबनान के गोलान पहाड़ियों में छुप जाते थे। लेबनान पड़ोसी है इजराइल का। जब इस प्रकार से हिंसात्मक कार्यवाही गुरिल्ला युद्ध के द्वारा होने लगी, तो इजराइल ने 1982 में लेबनान पर आक्रमण किया। भयंकर आक्रमण था। जब लेबनान बुरी तरह से पस्त हो गया, तब फिलिस्तीनियों ने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इस घटना ने भी दुनिया को प्रभावित किया। फिर है दक्षिण कोरिया विमान कांड, सितंबर 1983। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों बन गए थे। 1 सितंबर 1983 को दक्षिण कोरिया के सियोल
सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की। तो सियोल से एक विमान उड़ा अमेरिका के लिए, बोइंग 747, और यह विमान सोवियत संघ की सीमा से होते हुए जाने लगा, जबकि वो उसका रूट नहीं था। इसके पहले भी 1-2-4 कुछ घटनाएं हो चुकी थीं और सोवियत संघ ने अमेरिका को चेतावनी दिया था, दक्षिण कोरिया को चेतावनी दिया था कि तुम्हारे विमान मेरे क्षेत्र में घुस करके फोटोग्राफी करते हैं, मेरे सैन्य ठिकानों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही यात्री विमान हैं, लेकिन इन यात्री विमानों में भी तुमने गुप्तचरी के कुछ उपकरण लगाए हैं। अमेरिका पर, दक्षिण कोरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दक्षिण कोरिया पर तो अमेरिका का वर्चस्व है। तो 1 सितंबर 1983 को जब सियोल से यह एरोप्लेन उड़ा अमेरिका के लिए, तो वह सखालिन द्वीप समूह से होते हुए आगे बढ़ने लगा। सोवियत सेना ने चेतावनी दी, खबरदार, गो बैक। पायलट ने इग्नोर कर दिया और अगले 1 मिनट के अंदर सोवियत संघ ने मिसाइल दाग करके पूरे एरोप्लेन को उड़ा दिया। इस घटना ने दोनों देशों के बीच शीत युद्ध को बढ़ाया। 269 पैसेंजर्स मारे गए, क्रू मेंबर्स 30-40 जितने भी थे सबके सब खत्म। और सोवियत संघ ने कहा कि प्रत्येक देश को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। यह था दक्षिण कोरिया विमान कांड, 1 सितंबर 1983। इसके बाद स्टार वार, रीगन ने शीत युद्ध को बढ़ाने का काम किया। 1986 में उसने स्टार वार कार्यक्रम की घोषणा की। जल थल वायु में तो खूब लड़ाइयां हो गई, अब हम अंतरिक्ष में लड़ेंगे, स्टार वार कार्यक्रम। इस घटना ने भी दोनों के बीच तनाव बढ़ाया। तो यह था 1945 से लेकर के 1988-89 तक विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटी, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए, जितने भी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई, इन सभी में शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा। और शीत युद्ध का मतलब था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा तनातनी, चल रहा अविश्वास, होने वाला संधि। इस लंबी अवधि में दुनिया में जितने भी घटनाएं घटी, उसमें से एक पक्ष का समर्थन सोवियत संघ करता था, दूसरा पक्ष का समर्थन अमेरिका करता था। और इस प्रकार से देखते हैं कि इतनी लंबी अवधि तक पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति शीत युद्ध से अनुप्राणित रही। देखें अब इस शीत युद्ध का नकारात्मक परिणाम क्या निकला, या शीत युद्ध की आलोचना, इसका प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहले है इसका नकारात्मक पक्ष। सबसे पहला है द्विध्रुवीकरण। पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई। क्योंकि इन सभी की चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी है, इसलिए संक्षिप्त में इसको देखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते। तो पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में, 2 भागों में बंट गई। दुनिया के सभी देश एक एक करके इन गुटों के साथ संबद्ध होने लगे। कोई प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हुआ, कोई अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन दुनिया का हर देश किसी न किसी प्रकार से इन दोनों में से किसी न किसी एक गुट के साथ ज्यादा संबद्ध रहा। दूसरा, भय और आतंक का वातावरण। गनीमत था दोनों महाशक्तियां सीधे नहीं टकराई। यदि टकराती तो निश्चित रूप से आणविक युद्ध का खतरा हो सकता था। और यदि एक पक्ष आणविक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता तो दूसरा देश उससे डबल, ट्रिपल और भी ज्यादा शक्तिशाली बमों का प्रयोग करता, फिर विश्व युद्ध पक्का हो जाता। फिर आणविक युद्ध की संभावना का भय हो गया था, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद सैन्य गठबंधनों का विस्तार। नाटो सीटो सेंटो इधर बन गया और इधर फिर वार्सा पैक्ट बन गया। विभिन्न देशों ने अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महाशक्तियों के साथ अनेक प्रकार से सैनिक संधियां की। नाम दिया गया मैत्री संधि, सुरक्षा मैत्री संधि, लेकिन ये सैनिक संधियां ही थी। इस प्रकार से सैनिक गठबंधनों का लगातार विस्तार होता गया। फिर आगे
शस्त्रीकरण की होड़, दोनों देश आपस में शस्त्रीकरण करने लगे, क्योंकि दुनिया में लड़ने के लिए एक दूसरे का विरोध करने के लिए इनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थी। इसलिए दोनों देशों के बीच शस्त्रीकरण की होड़ सी हो गई। फिर यूएन पंगु, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाता था और सुरक्षा परिषद इन दोनों चंगू मंगुओं का अखाड़ा बना रहा। आपको शायद याद हो या आप शायद जानते होंगे कि ख्रुश्चोव एक बार सुरक्षा परिषद की बैठक पर खुद उपस्थित हुआ था और वहां पर उसने अमेरिका के विरुद्ध चिल्लाते हुए अपना जूता निकाल करके टेबल में मारा था, जूता ठोका था टेबल में। और उस जूते का अभी कुछ साल पहले नीलामी हुआ है, जिसमें लाखों डॉलर की कमाई रूस को हुई। देखिए, लोगों में क्रेज होता है कि हाँ, ये वो जूता है जिसे सोवियत संघ के ख्रुश्चोव ने सुरक्षा परिषद के बैठक में ठोका था, बजाया था। ये इसके बाद मानव विकास उपेक्षित, स्वाभाविक है। जितना खर्चा इन दोनों देशों ने या दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने युद्धों में किया, यदि वह राशि मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाती तो निश्चित रूप से मानव विकास सूचकांक में वृद्धि होती, दुनिया में मनुष्य का विकास होता। ये उसका नकारात्मक पक्ष हुआ। अब देखें कुछ सकारात्मकता भी, क्योंकि हर चीज के पीछे अच्छाई भी होती है। अच्छाई यदि है, बुराई भी होगी, पक्का मानिए बुराई होगी। तो देखें, बुराई को देख लिए, अब जरा अच्छाई को भी देख लें। सबसे पहली बात, शक्ति संतुलन बना रहा, बिल्कुल ठीक। ये शेर और हाथी की भी लड़ाई थी। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने के पहले सोचते हैं, आक्रमण करने से बचते हैं। एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। तो शक्ति संतुलन बना रहा। फिर विदेश नीति में यथार्थवाद आया कि दुनिया के सब देशों ने समझ लिया कि विदेश नीति के क्षेत्र में आदर्शवाद एक कल्पना है, खोखला है। आदर्शवाद का सहारा लेकर के आप दुनिया में चल नहीं सकते। आपको दुनिया की वास्तविकता का पता होना चाहिए। और सबके सामने भारत एक उदाहरण था, क्योंकि भारत ने, पंडित नेहरू ने आदर्शवादी नीति पर चलते हुए चीन के हाथों पूरी तरह से मात खाई थी। तो विदेश नीति में दुनिया के सब देशों के समझ में आ गया कि यदि आपको अपने देश को बचाना है तो यथार्थवादी नीति पर चलना शुरू करो, नहीं तो तुम भी मात खाओगे। फिर तकनीकी विकास, युद्ध क्षेत्र में जितना तकनीकी विकास अभी तक हुआ है, उतना विकास अन्य किसी क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में नहीं हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि कैसे कैसे अस्त्र शस्त्रों का विकास हो चुका है। और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास, सोवियत संघ और अमेरिका ने खूब अर्जन किया, खूब आर्थिक विकास हुआ। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। अब आगे देखें इसका निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष पर चर्चा करें। सबसे पहले, सैन्य समाधान संभव नहीं। इतनी लंबी अवधि तक तनाव के वातावरण में रहने के बाद दोनों देश इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए, दोनों पक्षों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि सैन्य समाधान किसी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो सकता। यदि आपको वास्तविक समाधान चाहिए तो आप बात करिए। आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 1949 में डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत बनाकर भेजे गए, तो स्टालिन को पता चला कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजदूत के रूप में आ रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से वह परिचित था, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन एक वर्ल्ड फेम के व्यक्ति थे। दार्शनिक के रूप में पूरी दुनिया में उनका एक सम्मान था, एक स्थान था। तो जब डॉक्टर राधाकृष्णन पहुंचे तो एक दिन अचानक स्टालिन पहुंच गया भारतीय दूतावास में, इंडियन एम्बेसी में। भारतीय दूतावास के सब अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। अरे ये कैसे आ गए स्टालिन?
पिछले 20 वर्षों में, पिछले 25 वर्षों में कभी भी स्टालिन किसी भी राजदूत से नहीं मिला था, बिल्कुल हक्का बक्का, और जाकर सीधे स्टालिन डॉक्टर राधाकृष्णन के सामने खड़ा हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने देखा, उसमें एक पुस्तक पढ़ रहे थे। देखा डॉक्टर राधाकृष्णन ने, कुर्सी से उठे, उन्होंने स्टालिन के कंधे पर ऐसे हाथ रखा, हाउ आर यू। स्टालिन बिल्कुल रुआंसी हो गया, उसके आंखों से उसकी आंखें भर आई। क्यों? क्योंकि पिछले 25 वर्ष में इस लफ्ज को सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। लगातार शीत युद्ध के वातावरण में तेरी बेरी तनाव, आशंका, भय, अविश्वास, षड्यंत्र, तमाम चीजें होती रही, लेकिन किसी ने उसकी कुशल क्षेम की बात नहीं पूछी थी। कहां 5 मिनट की मुलाकात का समय था, घंटों तक दोनों नेता आपस में बैठ करके बात करते रहे। जब स्टालिन इंडियन एम्बेसी से बाहर निकला तो स्टालिन का ड्राइवर बोलता है कि आज 25 साल के बाद मैंने स्टालिन के मुख में एक मुस्कुराहट देखा। ये शीत युद्ध का प्रभाव। फिर परस्पर व्यापारिक संबंध। इतने लंबे चौड़े शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ या पूरी द्विध्रुवी होने के कारण पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी, इसलिए जो पूंजीवादी देश थे उनका तो मूल आधार व्यापार करना है। इनका पूरा व्यापार पश्चिमी साम्यवादी गुट से बिल्कुल खत्म हो गया था। तो दोनों पक्षों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हमको व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहिए और हम व्यापारिक संबंध कायम करके अब राजनीतिक संबंधों को अच्छा बनाने, बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके बाद दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापारिक और आर्थिक संबंध बनने लगे। इसके बाद यूएनओ में तीसरा गुट कहिए या तीसरा विश्व कहिए, इसी अवधि में जब दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था, एक तीसरे गुट का उदय हुआ जिसे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का समूह कहा जाता है, और इसे तीसरे विश्व की संज्ञा भी दी गई। इसके बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के स्वीकारोक्ति। दोनों पक्षों को यह आभास हो गया कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की धारणा के बिना आप दुनिया में रह नहीं सकते। यदि आपको जीना है, यदि आपको अपना जीवन प्रिय है, तो दूसरों को भी अब उसका जीवन प्रिय होगा। यदि आपको जीने का अधिकार है तो उसको भी जीने का अधिकार है। तुम अपने ढंग से जियो, उसको अपने ढंग से जीने दो। तुम अपनी लाइफ को बचाने के लिए यदि कोई कार्य कर सकते हो तो उसे भी अपने लाइफ को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए उपाय करने का अधिकार है। तुम्हें तुम्हारी चीज प्रिय, उसको अपनी चीज प्रिय है, इसलिए तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। ये शांतिपूर्ण अस्तित्व, इस सिद्धांत को दुनिया के सभी देशों ने स्वीकार किया। इसके बाद एक मजे की बात हुई, गोर्बाचेव 1985 में आए। 1964 से लेकर के 1980 तक कोसिगिन और ब्रेजनेव रहे। 1980 तक आते आते दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद 80 से 85 तक आंद्रोपोव, सखारोव, ये कुछ नेता है, कोई साल भर रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 1.5 साल रहा। इस प्रकार से 5 साल तक 3, 4, 5 राष्ट्रपति बने और गए। 1985 में गोर्बाचेव आए। गोर्बाचेव के आने के बाद पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। गोर्बाचेव ने पूरी स्थिति का आकलन किया। देखिए, गोर्बाचेव की मृत्यु अभी 2 महीने पहले हुई है। गोर्बाचेव की मृत्यु हो गई है अभी थोड़े दिन पहले। तो गोर्बाचेव ने 2 सिद्धांत जारी किए, प्रतिपादित किए, मतलब कि 2 घोषणाएं की। एक था ग्लासनोस्त, खुलापन। दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, पुनर्निर्माण। खुलापन मतलब जो आयरन कर्टेन बना था स्टालिन के शासनकाल में, उसको समाप्त करके एक खुलापन या एक स्वतंत्रता का वातावरण स्थापित किया जाए। जबकि साम्यवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है खुलापन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं।
और दूसरा था पुनर्निर्माण। सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था उतनी सफल नहीं हो पा रही थी जितनी अपेक्षा की गई थी। तो पुनर्निर्माण के लिए उसे दुनिया के विभिन्न देशों से वित्तीय आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का प्रतिपादन किया। इसके बाद साम्यवाद के प्रभाव की समाप्ति 1990 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया के जितने भी साम्यवादी देश थे, इन सब पर साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हो गई। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सभी देशों में की साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि इस साम्यवादी व्यवस्था के समाप्ति के अनेक कारण थे। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, चूंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव और खुला वातावरण का न होना। हमेशा बंद बंद बंद, आप कब तक बंद स्थिति में रह सकते हैं? समझे कि एक आदमी को सभी प्रकार की सुविधाएं देकर के या कुछ सुविधाएं देकर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। आदमी कब तक बंद कमरे में रहेगा? कभी तो खुली हवा में सांस लेने दो। तो साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हो गई 1990 तक। इसी प्रकार से अफगानिस्तान से 1989 में ही गोरबाचोव ने अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, क्योंकि 1980 से लेकर के 1979 दिसंबर से लेकर के 1989 तक सोवियत संघ ने जितना खर्चा किया अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए, उससे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेआबरू होकर तेज पूंजे से निकले। इसके बाद जर्मनी का भी एकीकरण हो गया अक्टूबर 1990 में, दोनों पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में। चूंकि पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, इसके बाद दोनों जर्मनी की एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया 1990 में। और इसके बाद दोनों देशों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कई स्तर की, कई स्थानों पर शिखर वार्ताएं हुई। और इन शिखर वार्ता कभी मॉस्को में हुई, कभी वाशिंगटन में हुई, कभी हेलसिंकी में हुई, कभी रिजर्व में हुई। अनेक स्थानों पर इनकी वार्ताएं हुई और इन वार्ताओं के द्वारा दोनों देशों के बीच आपसी सौमनस्यता बढ़ा, वैमनस्यता समाप्त हुई, दूरियां धीरे धीरे करके कम होने लगी। और आखिरकार एक समय आया जब 1991 में बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया। मतलब सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 प्रदेश थे या इकाइयां थी, आप मान लीजिए। इन 15 में सबसे बड़ा था रूस, और बाकी जो 14 थे इनको जबरदस्ती रूस में सोवियत संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। इन 14 में से 3 पहले ही अलग हो चुके थे गोर्बाचोव के शासनकाल में। लिटवानिया वगैरह ऐसा कुछ 3 देश हैं। इन तीनों देश अलग हो गए, बाकी बचे 11। इन 11 गणराज्यों ने भी सोचा हम भी रूस से अलग हो जाएंगे, सोवियत संघ से अलग हो जाएंगे। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में, जैसे उसमें यूक्रेन भी है एक, जिस पर अभी पुतिन आक्रमण कर रहा है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, खूब सारे 11 गणराज्य हैं, 11 गणराज्य थे, ये सब अलग अलग हो गए। और इस प्रकार से सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसी के साथ शीत युद्ध का पटाक्षेप हुआ। इस शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को तनाव के वातावरण में रखने का प्रयास किया। दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के बीच हर स्तर पर वैमनस्यता उत्पन्न हुई, संदेह उत्पन्न हुआ। दोनों देशों को आखिर में इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इन दोनों देशों को, इन दोनों गुटों को बात समझ में आई कि शांति ही जीवन है, शांतिपूर्ण अस्तित्व ही इस दुनिया का मूल आधार है। और इस प्रकार से हमारे शीत युद्ध का चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।